सर्वाइवर इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने दोस्तों अभी तक 8 आंदोलन पढ़ चुके हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, सीआर, फार्मूला आंदोलन, वेवेल योजना, साइमन कमीशन, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मेलन 1945। सम्मेलन है तो 1945, समझौता तो 1971। 1971 नहीं पहुँचे अभी अपन। कैबिनेट मिशन और नौसेना विद्रोह। कुल मिला के दोस्तों 8 पढ़ चुके हैं, 17 हमको पढ़ने हैं। तो बचे कितने हमारे पास? 9। तो अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? गदर पार्टी 1913, डेट बाय डेट पढ़ेंगे। फिर कामागाटा मारू 1914, फिर होम रूल लीग 1916, जलियांवाला बाग 1919, असहयोग आंदोलन 1920, खिलाफत आंदोलन 1919 और नागरिक अवज्ञा 1929 और दांडी मार्च 1930। इसके बाद जस्ट हम पढ़ेंगे दोस्तों कि संविधान की प्रस्तावना से लेकर संविधान कैसे बना, किसने लिखा, किसने डिज़ाइन किया, कौन सी समितियां बनी, उस समितियों को क्या दायित्व था, ए टू जेड। फिर हम पढ़ेंगे अनुच्छेद, भाग 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 के अंदर अनुच्छेद, अनुच्छेद के अंदर क्लॉज, शेड्यूल्स, अनुसूची, और फिर संविधान के संशोधन जो हुए 103 2019 तक हम आएंगे। 2019 तक आऊँगा और एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। और मेरे पढ़ाए हुए से बाहर यदि आ जाए तो आप क्लेम करिएगा, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। ये मेरा आपको चैलेंज है। और बहुत ही मेहनत की है, कई जगह से उठाई हैं चीज़ें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितना ज़रूरी है आपके पढ़ने के लिए वो सब मैंने पढ़ाया है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली है इसमें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये देख रहे हैं आप, गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 25 जून 1913 में हुई थी। इसमें एक युगांतर आश्रम नाम से एक संस्था भी स्थापित की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा, युगांतर नाम से आश्रम बनाया गया था गदर पार्टी में 1913 को। और दोस्तों, गदर पार्टी का जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एस्टोरियो में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुआ था दोस्तों। और इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो सैन फ्रांसिस्को में ही है, और नहीं सैन फ्रांसिस्को दिया हो तो एस्टोरियो दिया होगा, आपको याद रखिएगा नाम। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। इसके अतिरिक्त केसर सिंह थड़ थड़थगढ़ उपाध्यक्ष थे, लाला हरदयाल महामंत्री थे, लाल ठाकुर दास धूरी संयुक्त सचिव थे, और पंडित काशीराम मदरोली कोषाध्यक्ष थे। दोस्तों, कई जगह आप रिसर्च करेंगे तो मिलेगा कि गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे, और कई जगह सर्च करेंगे तो सोहन सिंह भाकना, बट मोस्टली जो सर्टिफाइड जगह है उधर सोहन सिंह भाकना बता रहा है किताबों में। तो आप सोहन सिंह भाकना के साथ जा सकते हैं। बाई चांस अगर वो ना दिया हो तो लाला हरदयाल दिया होगा, तो लाला हरदयाल को भी आप लगा सकते हैं। आगे बढ़िए। गदर नामक पत्र के आधार पर ही पार्टी का नाम गदर पार्टी रख दिया गया। तो दोस्तों, इसे प्रशांत तट हिंदी संघ मतलब हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट भी कहा जाता है। गदर पत्र ने संसार का ध्यान भारत में अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दिलाया था दोस्तों। नई पार्टी जो शाखाएं खोली गई थी वो कनाडा, चीन और जापान आदि में खोली गई थी। लाला हरदयाल इसके महासचिव थे दोस्तों। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम कामागाटा मारू में आ चुके हैं दोस्तों। कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज का नाम था दोस्तों। ये जहाज जो है भाप से चलता था, भाप शक्ति से, और ये जापानी समुद्री जहाज था, जिसे हांगकांग में रहने वाले बाबा गुरुदत्त सिंह नाम है ने खरीदा था। और जहाज में पंजाब के 351 लोगों को बैठाकर बाबा 4 मार्च 1914 को वैंकूवर गए थे, रवाना हुए थे। वैंकूवर कहाँ है? ब्रिटेन के कोलंबिया और कनाडा पे लगता है वैंकूवर। क्या हुआ था? 23 मई को वहां पहुंचे, लेकिन अंग्रेजों ने सिर्फ 24 यात्रियों को उतारा, बाकी को जबरदस्ती बोला भैया आप वापस जाइए इधर से। तो जहाज में 340 सिख थे दोस्तों, 24 मुसलमान थे और 12 हिंदू थे दोस्तों। जब वो लौट के आए तो दोस्तों कोलकाता के बजबज घाट पहुंचे। 27 सितंबर 1914 को अंग्रेजों ने फायरिंग कर दी, 19 लोगों की मौत हो गई मौके पे। इस घटना ने आज़ादी की लहर को और तेज कर दिया। यह घटना उन अनेकों घटनाओं में से एक थी जिसमें 20वीं शताब्दी के आरंभिक दिनों में एशिया के प्रवासियों को कनाडा और यूएसए में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी दोस्तों। क्या बोलते थे ये लोग? डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड, अपनी होटलों में अपनी जगहों पर लिख देते थे। बहुत ही गंदा नजरिया था इनका इंडियन के लिए। 2014 में भारतीय सरकार ने इस घटना की याद में 100 रुपये का सिक्का भी जारी किया था। और दोस्तों, इससे पहले 2006 में कनाडाई प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर्स थे। उन्होंने कामागाटा मारू को देश के इतिहास का एक दुखद क्षण करार दिया था। और जस्टिन ट्रूडो भी वहाँ के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने खेद इसमें जता चुका है। होम रूल लीग दोस्तों, होम रूल लीग का मतलब क्या होता है? आपका होम और उसमें आपका रूल, ये है होम रूल, मतलब देश के लोगों का देश में शासन, ये होम रूल है।
यही डिमांड से होम रूल लीग बनी थी। आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन को प्राप्त करना था। इस लीग के प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। स्वराज की प्राप्ति के लिए तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इनके द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव मध्य प्रांत एवं बरार तक फैल गया था दोस्तों। और बेलगांव याद होगा दोस्तों, गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, एक लौता अधिवेशन था कांग्रेस की उसमें। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं ऐसे ही करूँगा। ऐसा एक्चुअली ऐसा तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने वाक्य बोला था। होम रूल लीग की 6 शाखाएं थी दोस्तों। 6 शाखा बनाई गई थी। मध्य महाराष्ट्र में, बम्बई, कर्नाटक, मध्य प्रांत में 1 और बरार में 2। बाल गंगाधर तिलक ने 6 मराठी और 2 अंग्रेजी पर्चे निकालकर, पर्चे मतलब न्यूज़पेपर निकालकर अपने प्रचार, जो होम रूल लीग का प्रचार कार्य तेज कर दिया था दोस्तों। तिलक ने अपने मराठा पत्र और केसरी पत्र और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नाम के माध्यम से गृह शासन होम रूल लीग का जबरदस्त प्रचार किया दोस्तों। मराठा जो है वो मराठा में नहीं लिखा गया था भाषा में, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। और केसरी जो है वो अंग्रेजी में, केसरी मराठा लैंग्वेज में आता था और मराठा अंग्रेजी लैंग्वेज, याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न होता है। एनी बेसेंट भारत में आयरलैंड की तरह ही सितंबर 1916 में मद्रास के अडयार में होम रूल लीग की स्थापना की तथा जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव नियुक्त किया था दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले, रोचक तत्व। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, वर्जित थे गोपाल कृष्ण गोखले और उनकी सोसाइटी सर्वेंट ऑफ इंडिया। होम रूल लीग के सर्वाधिक कार्यक्रम मद्रास में हुए थे दोस्तों। ये वो बंदा है जिसने बहुत सारे भारतीयों को खून किया था, जनरल डायर, और बाद में लंदन जाके उधम सिंह ने इनको मर्डर कर दिया था, जिसके जुल्म में उनको फांसी हुई थी। हमारे गजब के शहीद हैं वो। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था दोस्तों। वो जलियांवाला बाग मैदान का गेट बहुत सकरा था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सकरा, लोग भाग भी नहीं सकते थे। महात्मा गांधी ने रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था, जिसके बाद मार्च के अंत, अप्रैल की शुरुआत में कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन चालू हो गए थे। इसका परिणाम हुआ 13 अप्रैल 1919 के नरसंहार के रूप में देखा हमने, जनरल डायर ने गोलियां चलाई। रोलेक्ट एक्ट क्या था दोस्तों? रोलेक्ट एक्ट क्या था? बिना दलील, बिना वकील के किसी को भी उठा लो, किसी को भी अरेस्ट कर लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये कानून था। काला कानून भी इसे कहा गया, उसका बहुत विरोध किया गया। 13 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हो गए। अमृतसर में तैनात फौजी कमांडर जनरल डायर ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई, हजारों लोग मारे गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी थे दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से इसे जाना जाता है। अब आते हैं 1920 में आ गए दोस्तों, डेट को ध्यान में दीजिएगा। 1920 से 1922 के बीच महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। 1 अगस्त 1920 को, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक नई जागृति प्रदान कर दी, नया जोश पैदा कर दिया। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेकों घटनाएं होने के बाद गांधी जी को अनुभव हो चुका था, ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ, मतलब हमने प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा दी ब्रिटिशों की। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि लाखों लोगों का प्रोत्साहन इस आंदोलन को मिला। अधिवेशन का आयोग सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन का आयोजन किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। मतलब दोस्तों, कांग्रेस महासमिति अधिवेशन कहाँ हुआ? सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस में पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने की मांग की, विधान परिषदों का बहिष्कार किया, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ किया। खिलाफत आंदोलन दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है। खिलाफत आंदोलन 1922 तक का सूत्रपात भारतीय मुस्लिमों के एक बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर किया था दोस्तों। गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा और मुस्लिमों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई दोस्तों। अब मामला क्या था? आंदोलन का सूत्रपात प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच होने वाली सीवर्स की संधि से तुर्कों के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए। संसार भर के जो मुसलमान हैं दोस्तों, तुर्की के सुल्तान
को अपना खलीफा मानते थे। एक्चुअली दोस्तों लिखा सुल्तान है, लेकिन खलीफा जो होता था वो सुल्तान से ऊपर होता था। और तुर्की में लास्ट खलीफा था मुस्लिम्स का, जिसको पूरे ऑल वर्ल्ड मानता था और उसके कहने पे चलता था। तो इनने क्या किया, सीवर्स की संधि की, हरा दिया उनको और उनके साथ अभद्रता व गलत व्यवहार किया, जिसकी वजह से लोग आहत हुए और इसका विरोध पूरी दुनिया में चला और महात्मा गांधी ने इसका सपोर्ट करके एकता का परिचय दिया। खिलाफत समिति का गठन 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की और उनके सुझाव पर असहयोग और स्वदेशी की नीति अपनाई। असहयोग मतलब कि हम अंग्रेजों की कोई भी बात नहीं मानेंगे, कोई भी रूल नहीं मानेंगे और उनके द्वारा बेचे गए सामान को इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्वदेशी चीज़ें अपनाएंगे। इसलिए गांधी जी खुद का बनाया हुआ कपड़ा पहनते थे, जिसके कारण उनको वेस्टर्न चर्च ने अर्धनंगा फ़कीर भी कहा था दोस्तों। 1919 1918 19 में मध्य भारत में खिलाफत आंदोलन मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से जोर पकड़ता चला गया। सितंबर 1919 ईस्वी में खिलाफत समिति का गठन हुआ दोस्तों। मैन नाम है, याद रखिएगा, मौलाना मोहम्मद अली, खिलाफत आंदोलन संबंधित है शौकत अली और अबुल कलाम। दोस्तों दिल्ली में 25 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत समिति के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 25 नवंबर 1919 खिलाफत समिति की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी जी के कहने पर एक शिष्टमंडल, जिसके नेता शिष्टमंडल के कौन थे, अंसारी थे, वायसराय से मिलने इंग्लैंड पहुंचे। ये मार्च 1920 को इलाहाबाद में हिंदुओं मुस्लिमों की संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय लिया कि भाई इसी अस्त्र को हम अपनाए जाएंगे और अंग्रेजों की नाक में दम कर देंगे। दोस्तों ये नागरिक अवज्ञा बहुत कम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जानते हैं, लेकिन पेपर में आ जाता है तो बनेगा नहीं। ये एक पेज ही मैंने इसलिए डाला है, एक स्लाइड, ताकि अगर बन जाए तो मेरे स्टूडेंट एक कदम एक नंबर आगे होने चाहिए। और एक नंबर ही दोस्तों सिलेक्शन रोकता है। मेरे खुद के बहुत एग्जाम एक नंबर 0.25 0.50 से रुके हैं। तो नागरिक अवज्ञा आंदोलन क्या है दोस्तों? नागरिक अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसकी शुरुआत दिसंबर 1929 में कांग्रेस के सत्र के दौरान की गई थी। और इस अभियान का लक्ष्य ब्रिटेन सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा करना था। वही बात है, इस आंदोलन के दौरान यह निर्णय लिया गया कि भारत 26 जनवरी को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में बैठक आयोजित की गई और कांग्रेस ने तिरंगा ही फहराया। दोस्तों इसी की याद में हमने हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन हमने इसी स्वतंत्रता दिवस की याद में दोस्तों 26 जनवरी तक वेट किया और 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता दिवस मनाया, संविधान दिवस मनाया और गणतंत्र दिवस हम उसी दिन से मनाते हैं। अब आ गए दोस्तों हम 1930 दांडी यात्रा। दांडी मार्च से अभिप्राय उस पैदल यात्रा से दोस्तों जो महात्मा गांधी और उनके सेवकों द्वारा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायी और सेवकों के साथ, वेब मिलर भी इसमें शामिल थे 78 अनुयायियों में, साबरमती आश्रम से 358 किलोमीटर दूर स्थित दांडी के लिए प्रस्थान किया। 358 बहुत होता है दोस्तों। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ दिया था। दोस्तों कितना ना चले होंगे सोचिए। गांधी जी की मुख से निम्न उद्गार निकले, मेरा जन्म ब्रिटिश साम्राज्य का नाश करने के लिए हुआ है। मैं कौवे की मौत मरूं या कुत्ते की मौत, पर स्वराज के बिना आश्रम में पैर नहीं रखूंगा, स्वराज लिए बिना आश्रम में पैर नहीं रखूंगा। दोस्तों आज हम छोटी छोटी चीज़ लेने के लिए गाड़ी निकाल लेते। सोचिए 358 किलोमीटर वो चले थे, और जब वो चले थे तो 78 अनुयायी थे, और जब पहुंचे तो लाखों लोग उनके साथ थे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा सब कुछ पढ़ा दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन से लेके CR फार्मूला, वेबल योजना से लेके मैं दांडी मार्च तक 1930 तक आप पढ़ लिए हैं। आई होप आपको कुछ छूटा नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब मैंने आपको पढ़ाए हैं। अब मैं संविधान आपको पढ़ाने वाला हूँ। शुरुआत करेंगे और बाखूबी पढ़ेंगे, 2019 तक पढ़ेंगे कि क्या क्या संशोधन क्यों किए हुए। 103वां संशोधन लास्ट हुआ है, वही पढ़ेंगे दोस्तों। वो आरक्षण लास्ट हुआ है उसको। तो दोस्तों आप कमेंट करके मुझे बताइए, प्लीज़ बताइए कि क्या पढ़ना है आपको, और आपको क्या लगता है कि और इम्प्रूवमेंट क्या करनी चाहिए, आप सजेस्ट करें। और लाइक करें, सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं है, लाइक करते नहीं है ना। लेकिन मेरा वादा है कि एक स्टूडेंट भी पढ़ना चाहेगा जिसको भूख है पढ़ाई की और कुछ बनने की, तो मैं पढ़ाऊँगा। मुझे मतलब नहीं लाइक सब्सक्राइब से, आप नहीं कर रहे नहीं करूँ, ये आपका दिल कहेगा जिस दिन आप कर देना। तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।